Hello everyone. So from today onwards, we are starting a new series of UGC NET Commerce important topic. And being a JRF qualified candidate, I will try to make the concept very simple and exam focused for you. So our first important topic is FDI. तो FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट को हटा दूँ तो हमें दिख रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अब यही क्या होता है? ऐसी इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन से आ रही है. फॉरेन से आ रही है इसका मतलब क्या है? फॉरनर से आ रही है, यानी कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया से आ रही है. ऐसे पर्सन से आ रही है जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, उस पर्सन से इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट. पर ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अब इस टर्म को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ अंडरलाइन कर रखे हैं कीवर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट होते हैं. सबसे पहले तो हमने देख लिया कि बाहर वाले लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. दूसरा होता है ऑन अ रिपेट्रिएबल बेसिस. अब कोई एफडीआई कर रहा है तो एफडीआई किस लिए कर रहा है? वो प्रॉफिट कमाने के लिए तो एफडीआई कर रहा होगा. यानी कि अगर कोई इंडिया के अंदर यूएस की फर्म आ रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, अब उससे जो उसको प्रॉफिट होगा वो वापस तो लेके जाएगा ही ना यूएस के अंदर. तो इसी को बोलते हैं हम रिपेट्रिएबल बेसिस. अब कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है? कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स में हो रही है, ठीक है, पर कौन सी कंपनीज में? क्या फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा? नहीं, इंडियन कंपनी या फिर एलएलपी में इन्वेस्टमेंट करेगा. ओके. अब यहाँ पे आता है एक थ्रेशोल्ड, वो होता है 10%. यानी कि अगर आप यहाँ पे दो पॉइंट्स आते हैं कि अगर अनलिस्टेड कंपनी है इंडिया के अंदर, अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो अगर आप उसमें 10% से कम भी करते हो इन्वेस्टमेंट तो भी वो एफडीआई कहला सकती है. पर अगर वो लिस्टेड इंडियन कंपनी है तो वहां पे आपको 10% से ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जब भी वो एफडीआई कहलाएगी. और नहीं तो अगर आप 10% से कम करते हो इंडिया की लिस्टेड कंपनी में तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई. दूसरा यहाँ पे कीवर्ड आता है वंस एफडीआई इज ऑलवेज एफडीआई. अब इसका मतलब क्या है? लेट्स से कि कोई यूएस की फर्म आई इंडिया के अंदर, उसने 15% इन्वेस्टमेंट किया इंडिया की लिस्टेड कंपनी के अंदर. अब वो क्या है? 10% से ज्यादा, यानी कि 15% क्या है? 10% से ज्यादा है, तो यानी कि एफडीआई है. ठीक है, तो यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसकी कितनी क्या बन गई? 15%, जो कि एफडीआई है. ठीक है. अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये क्या करता है, यहाँ से 6% वापस निकाल लेता है. ठीक है, 6% निकाल लेता है. कितना बचा? 9% बचा. अब क्या जो 9% है जो बचा, अभी एफडीआई नहीं कहलाएगा? नहीं, ये एफडीआई ही कहलाएगा, क्योंकि जब इसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी थी जब वो एफडीआई था, तो बाद में भी वो एफडीआई ही रहेगा. तो इसलिए ये आपको याद रखना है कि एक बार इन्वेस्टमेंट करते टाइम अगर वो एफडीआई था तो वो बाद में भी एफडीआई रहेगा. वंस एफडीआई इज ऑलवेज अ एफडीआई. ओके. नाउ अब हमने देख लिया कि 10% से ज्यादा आपका होना चाहिए, मतलब मिनिमम ये 10% का स्टेक होता है. इससे क्या होता है, आपको ओनरशिप मिल जाती है, सब्सटेंशियल ओनरशिप मिल जाती है आपको बिजनेस ऑपरेशन के अंदर. ओके. अब आता है डिफरेंस एफडीआई, एफपीआई, एफआईएम. क्या होता है? एफडीआई में देखा कि कोई भी फॉरेन कंपनी है या फिर इंडिविजुअल है, वो इंडियन कंपनी में आके 10% से ज्यादा इन्वेस्ट करती है तो वो एफडीआई है. एफपीआई में क्या है? एफबीआई में होता है कि अगर कोई भी कंपनी है या फिर इंडिविजुअल है, वो किसी भी कंपनी के या फिर डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर रही है और वो भी 10% से कम, तो उसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. अब दूसरे यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि अब एफबीआई में क्या होता है कि अगर इन्हें लगता है कि मार्केट में अब मार्केट गिरने वाली है, मतलब इकोनॉमी यहाँ पे ब्रेक डाउन होने वाली है, तो अपना पैसा उठा के फटाफट से ले जाते हैं. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हॉट मनी, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, कभी भी लिक्विडेट हो सकता है, कभी भी उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट उठाई और ले गए. फ्लाइट फ्लाइट बोलते हैं इस टर्म को, फ्लाइट आउट. ठीक है, तो इसको लेके जा सकते हैं. दूसरा होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. ये कौन है? ये इन्वेस्टर्स हैं, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो 10% तक इन्वेस्टमेंट करते हैं. इनका भी यही है, स्टेबिलिटी इनकी भी नहीं है. मार्केट इन्हें लगा कि मार्केट में कुछ भी हो रहा है, मार्केट वॉलेटाइल हो गई है, तो ये भी अपना उठा के फटाफट से ले जाएंगे. ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि एफडीआई में क्या होता है. अगर लिस्टेड कंपनी है, इंडिया की लिस्टेड कंपनी है, तो वहां पे 10% से ज्यादा करना पड़ेगा. अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो वहां पे 10% से कम भी आपकी एफडीआई ही कहलाएगी. दूसरा बात आता है एफडीआई करने के तरीके, वेज टू डू एफडीआई. एक होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है गवर्नमेंट रूट. ऑटोमेटिक रूट मतलब कि आपको यहाँ पे गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की कोई भी नीड नहीं है. और गवर्नमेंट रूट में क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, उनके स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम यहाँ पे एफडीआई कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अब आते हैं सेक्टर्स में कि कौन से सेक्टर्स में हम एफडीआई बिल्कुल नहीं कर सकते
और कहाँ पे तो हम 100% कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पीवाईक्यू में पूछा गया है। सबसे पहला प्रोहिबिट सेक्टर होता है, इसमें ये आपको ये याद रख लिया तो आपका पीवाईक्यू सीरियसली आप एलिमिनेट कर सकते हो। सबसे पहले तो लॉटरी बिजनेस, यहाँ पे एफडीआई नहीं कर सकती। गैम्बलिंग, बैटिंग, टीडीआर, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, इनमें भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, एफडीआई नहीं कर सकते। एटॉमिक एनर्जी प्रोडक्शन, चिट फंड, निधि कंपनीज, टोबैको मैन्युफैक्चरिंग, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रेलवे ऑपरेशन। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूर एफडीआई कर सकते हो पर ऑपरेशंस में नहीं कर सकते हो। क्यों क्यों गवर्नमेंट चाहेगी कि फॉरेन के लोग आके यहाँ पे उसको ऑपरेट करें रेलवे को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की ट्रांसपोर्ट के लिए। तो रेलवे ऑपरेशंस में यहाँ पे एफडीआई नहीं हो सकती। अब आते हैं कि कहाँ पे 100% अलाउड है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ई कॉमर्स, सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आते हैं कुछ सेक्टर्स जहाँ पे स्पेसिफाइड लिमिट है कि इतने तक ही आप कर सकते हैं एफडीआई। डिफेंस में 74% तक एफडीआई हो सकती है, वो भी ऑटोमेटिक रूट से, और बियॉन्ड 74% करनी है तो गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना मैंडेटरी है। फिर आते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, यहाँ पे 74% हो सकती है, वो भी ऑटोमेटिक रूट से। मल्टी ब्रांड रिटेल यहाँ पे 51% तक हो सकती है गवर्नमेंट रूट से, और हमने यहाँ पे देखा था सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग यहाँ पे 100% अलाउड है। तो मल्टी ब्रांड में आप याद रखेंगे 51% गवर्नमेंट रूट से। डिजिटल मीडिया यहाँ पे 26% तक आप गवर्नमेंट रूट से एफडीआई कर सकते हैं। सैटेलाइट, चाहे वो स्टेब्लिशमेंट हो चाहे वो ऑपरेशन हो, सैटेलाइट में आप 100% एफडीआई कर सकते हैं गवर्नमेंट रूट से। पेट्रोलियम रिफाइनिंग 49% तक ऑटोमेटिक रूट से हो सकती है। फार्मास्यूटिकल्स में पॉइंट आता है ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड का। अब ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है, जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फ्रॉम द स्क्रैच, आप किसी स्क्रैच से, मतलब आप स्टार्टिंग से आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई न्यू प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे आप, कोई फार्मा सेक्टर है वहां पे आप बिल्कुल न्यू स्टेब्लिश करके बना रहे हो, तो आप वहां पे 100% एफडीआई हो सकती है ऑटोमेटिक रूट से। और ब्राउन फील्ड क्या होता है, अगर आप कोई एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड। तो अगर फार्मास्यूटिकल है, कोई एग्जिस्टिंग फर्म है इंडिया के अंदर, तो वहां पे 74% तक एफडीआई हो सकती है, वो भी ऑटोमेटिक रूट से। और बियॉन्ड 74% करना है तो आपको गवर्नमेंट रूट लेना पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड आते हैं पीवाई। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बिकॉज ये आपके ही पीवाई क्यूज हैं यूजीसी नेट की। यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर एंड कमेंट डाउन योर आंसर्स टू। सो टीडीआरस, टीडीआरस में हम, टीडीएस में बिल्कुल भी एफडीआई नहीं हो सकती है, ये तो प्रोहिबिट में हमने पढ़ा था, प्रोहिबिट की हमने लिस्ट में पढ़ा था टीडीएस। ठीक है, तो ए का तो 2 ही हो जाएगा, तो इससे ही हम ऑप्शन एलिमिनेट से ही हम कर सकते थे। तो इसलिए मैंने बोला था कि अगर ये लिस्ट याद कर ली कि कहाँ पे अलाउड है 100% और कहाँ पे प्रोहिबिट है, तो उसी से हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं ये वाली। अब आता है मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, यहाँ पे कितना था 51%, वो भी गवर्नमेंट रूट से, पर इसकी जगह अगर होता सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग तो वो होता 100%। दूसरा आता सैटेलाइट, सैटेलाइट में चाहे वो स्टेब्लिशमेंट हो चाहे वो ऑपरेशन हो, वहाँ पे 100% अलाउड है। दूसरा आता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग, यहाँ पे कितना अलाउड है 49%, वो भी ऑटोमेटिक रूट से। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एफडीआई। मतलब एफडीआई करने के भी बहुत तरीके हैं, तो उनको कुछ बेसिस पे हमने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला होता है आपका डायरेक्शन, इनवर्ड और आउटवर्ड। अब इनवर्ड का मतलब क्या है, अगर हमारी इंडिया के अंदर कहीं बाहर से एफडीआई आ रही है तो वो होती है इनवर्ड एफडीआई। अगर यूएस की कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, इंडिया के अंदर एफडीआई कर रही है, तो इंडिया के अंदर आ रहा है ना, तो ये इनवर्ड है। पर अगर कोई इंडियन फर्म यूएस के फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है या यूएस में एफडीआई करती है, तो वो है आउटवर्ड, यानी इंडिया से जा रहा है, फ्रॉम अवर कंट्री, तो ये है आउटवर्ड एफडीआई। नेक्स्ट इज टारगेट। टारगेट में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमरेट, और इसमें एक और आता है कंसेंट्रिक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, जब सेम लेवल पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप कार मैन्युफैक्चरर हो, कार मैन्युफैक्चरर का आपका बिजनेस है, तो आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो दूसरी कंट्री के अंदर, वहां पे भी आप कार मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हो, कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म के ही अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो सेम लेवल पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई। दूसरा आता है वर्टिकल। वर्टिकल यानी कि आप अलग अलग लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब वर्टिकल में भी दो, बैकवर्ड एफडीआई और एक होती है फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से आपका बिजनेस है कार बनाने का, कार मैन्युफैक्चरिंग आपका बिजनेस है,
आप इंडिया में कर रहे हो, ठीक है, इंडिया में आप कार मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो अब क्या कर रहे हो आप एक दूसरी कंट्री जाते हो, सपोज लेट्स आप यूएस में ही गए, ठीक है, अब आपने क्या करा, वहाँ पे आपने एक फैक्ट्री स्टेब्लिश करी और वहाँ पे आपने टायर्स की फैक्ट्री लगा दी कि जो हम कार मैन्युफैक्चर हम इंडिया के अंदर कर रहे हैं उसके लिए टायर्स की हमें अवेलेबिलिटी चाहिए, तो रॉ मटेरियल था मेरा टायर इंडिया के अंदर, तो उस रॉ मटेरियल को लेने के लिए मैंने एक फैक्ट्री लगा दी, वो भी दूसरी कंट्री में, तो ये है बैकवर्ड एफडीआई, मैं रॉ मटेरियल के लिए कर रही हूँ ये काम, ठीक है। अब आती है फॉरवर्ड, यही जब मैं कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैं इंडिया के अंदर कार मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, अब वही मैं यूएस के अंदर किसी रिटेल आउटलेट में इन्वेस्टमेंट कर देती हूँ कि मतलब यहाँ तो मैंने मैन्युफैक्चर कर लिया वो बिके, तो उसके लिए रिटेल आउटलेट में मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो ये फॉरवर्ड एफडीआई, जब मैं एक लेवल आगे जाके एफडीआई कर रही हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, तो यह फॉरवर्ड। बैकवर्ड में क्या था, हम रॉ मटेरियल के लिए कर रहे थे, रॉ मटेरियल के पास जा रहे हैं, हम सप्लायर साइड जा रहे हैं, और फॉरवर्ड में क्या होता है, हम कस्टमर के पास जा रहे हैं, एक लेवल अप जा रहे हैं, तो ये है फॉरवर्ड एफडीआई, यह आता है वर्टिकल के टाइप में आपके। दूसरा आता है कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट मतलब होता है जब आप बिल्कुल ही डिफरेंट, कोई कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे जीरो को रिलेशन है, मतलब यहाँ मैं इंडिया के अंदर कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है मेरा, ठीक है, और मैं यूएस में जाके बेकरी शॉप में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, बिल्कुल रिलेट नहीं है यहाँ पे मैं कार बना रही हूँ, वहाँ पे बेकरी, बिल्कुल भी यहाँ पे रिलेशन नहीं है, कोर रिलेशन यहाँ पे जीरो होता है, ठीक है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जब मैं करती हूँ उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन। दूसरा आता है आपका कंसेंट्रिक, यहाँ पे लिखा नहीं है पर कंसेंट्रिक क्या होता है, आपने जरूर पढ़ा होगा, कंसेंट्रिक सर्कल आपने सुना होगा, ठीक है, जिसका सेंटर सेम होता है, मतलब एक के अंदर एक और सर्कल होता है पर सेंटर दोनों के सेम होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी यही होता है, जैसे कॉन्ग्लोमरेट में क्या था कि मैं डिफरेंट, मतलब कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे मैं कार मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बेकरी शॉप में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, यहाँ पे भी यही होता है, ठीक है, पर कंसेंट्रिक में क्या होता है कि एंड यूजर सेम है हमारा, हम बिल्कुल भी हम ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है पर हमारे एंड यूजर सेम है, तो वो होता है कंसेंट्रिक एफडीआई। दूसरा होता है एंट्री मोड, अब एंट्री मोड में क्या होता है, सबसे पहले होता है ग्रीन फील्ड, ये मैं समझा चुकी हूँ, जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच से, कुछ नया न्यू फैसिलिटी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो होती है ग्रीन फील्ड। और ब्राउन फील्ड क्या होती है, जब हम एक्जिस्टिंग फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो होती है ब्राउन फील्ड। नेक्स्ट आता है एसेट टाइप, यानी कि इनका फिजिकल प्रेजेंस से हम रिलेट करते हैं, टेंजिबल एसेट में या फिर इंटेंजिबल, यानी कि अगर मैं मशीनरी प्रॉपर्टी कुछ भी ऐसे टेंजिबल एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो वो टेंजिबल एसेट एफडीआई है। इंटेंजिबल यानी कि कोई भी ऐसे एफडीआई कर रहे हैं जैसे पेटेंट्स, ब्रांड, आईपी, टेक्नोलॉजी, इनमें अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो इंटेंजिबल एसेट का पार्ट है। दूसरा आता है मोटिव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पीवाईक्यूज भी आ चुका है। सबसे पहले समझते हैं मार्केट सीकिंग, हम ऐसी एफडीआई कर रहे हैं, हम एफडीआई क्यों करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एफडीआई तो कर रही हूँ, पर मैं एफडीआई क्यों कर रही हूँ, ताकि मुझे मार्केट मिल सके, एक नई मार्केट मिल सके, मार्केट सीकिंग, मार्केट के लिए जब मैं एफडीआई कर रही हूँ, जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर मार्केट बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो मुझे मार्केट एक अवेलेबल हो जाती है यहाँ पे इजीली, किसी भी फॉरेन कंपनी को यहाँ पे मार्केट इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो दैट्स अ मार्केट सीकिंग एफडीआई। दूसरा होता है रिसोर्स सीकिंग, जब हम रिसोर्सेज के लिए करते हैं कि मुझे यहाँ पे सपोज लेट्स से मैं अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, वहाँ पे मेरे को मे बी रिसोर्सेज मिल रहे हैं मेरे, जो मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही हूँ कुछ, तो उसके लिए मेरा जहाँ पे रॉ मटेरियल मिल रहे हैं तो मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, तो वो होती है रिसोर्स सीकिंग, रिसोर्सेज के लिए जब मैंने एफडीआई करी है। थर्ड होता है एफिशिएंसी सीकिंग, यानी कि एफिशिएंसी यानी कि या तो चीप लेबर के लिए मैं कर रही हूँ या एफिशिएंट प्रोडक्शन के लिए, कॉस्ट मेरी कम आए इसलिए मैं एफडीआई कर रही हूँ, तो वो होती है एफिशिएंसी सीकिंग। फोर्थ इज स्ट्रेटेजिक सीकिंग, यहाँ पे क्या करते हैं हम स्ट्रेटेजी, यानी कि हम मे बी टेक्नोलॉजी के लिए, वहाँ पे मतलब ऐसी कोई कंट्री है जहाँ पे टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी है, मेरे से रिलेट कर रही है, मेरे बिजनेस से रिलेट कर रही है, पर मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, मेरी कंट्री में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, पर वो दूसरी कंट्री में ऐसी टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल है और बहुत हाई अपग्रेडेड है, तो मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, तो है स्ट्रेटेजिक सीकिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा किस टाइप की एफडीआई होती है, इन मोटिव में ही मैं बात कर रही हूँ, कोई बता सकते हैं, होती है मार्केट सीकिंग एफडीआई सबसे ज्यादा, क्यों, हमारे यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी है, डिमांड भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और दूसरा आता है इसको फॉलो अप करते हुए मार्केट सीकिंग के बाद आता है एफिशिएंसी सीकिंग, क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर भी अवेलेबल है इसलिए, ठीक है। नाउ which of the following is not a demand factor influencing the flow of FDI? The answer is resource availability। क्या डिमांड फैक्टर क्या, अब मैं एफडीआई क्यों कर रही थी,
प्रॉफिट कमाने के लिए। डिमांड फैक्टर्स यहाँ पे देखने हैं, ठीक है। अब डिमांड किससे बढ़ती है? जहाँ पे कस्टमर होगा वहाँ पे डिमांड बढ़ेगी। अब दूसरा मेरा राइवल्स जहाँ पे चलेंगे, मैं भी तो वहीं पे जाऊंगी ना। जहाँ राइवल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं जो मार्केट को, वो मार्केट तो मैं भी एक्सप्लोर करूंगी। तो ये भी फॉलोइंग राइवल्स भी डिमांड फैक्टर में आता है। फिर आता है एक्सप्लोइटेशन ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, जहाँ पे मुझे ज्यादा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल रहा है, जहाँ पे मे बी मेरी कॉस्ट कम आ रही हो, कुछ भी हो रहा हो, तो मैं वहां पे भी करूंगी, एक्सप्लोइट करूंगी मैं भी उसको जाके। ये भी डिमांड फैक्टर में आता है। रिसोर्स अवेलेबिलिटी, ये आपका सप्लाई साइड का फैक्टर है। अगर आपको रिसोर्स जहाँ पे अवेलेबल हो रहा होगा आप वहां पे करोगे, पर ये सप्लाई साइड फैक्टर है, नॉट अ डिमांड फैक्टर। इससे डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सप्लाई पे असर पड़ेगा, राइट। सो इसमें यही बताना था, कुछ भी इसमें कंफ्यूज होने वाला पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका OLI मॉडल, जिसको हम एक्लेक्टिक पैराडिम भी बोलते हैं। इसको जॉन डनिंग्स ने दिया था। है क्या ये? OLI यानी कि O का मतलब है ओनरशिप एडवांटेज, L का मतलब लोकेशन, एंड I का मतलब इंटरनेशनलाइजेशन एडवांटेज। ये क्या मॉडल है, क्या बताता है कि कब आपको FDI करनी चाहिए, कब FDI करनी चाहिए? इसके लिए सिंपल सा डायग्राम समझते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि आपको वहां पे ओनरशिप एडवांटेज मिल रहा है ओवर द फॉरेन राइवल्स। अगर नहीं मिल रहा तो आप डोमेस्टिक ही रहिए, आप अपनी ही कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करिए, बनाइए, बेचिए। पर अगर आपको ओनरशिप एडवांटेज मिल रहा है ओवर द फॉरेन राइवल्स, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, जो है लोकेशन एडवांटेज। क्या आपको लोकेशन एडवांटेज भी मिल रहा है फॉरेन कंट्री के अंदर? क्या आपको सही, मतलब आप सही लोकेशन पे हो, वहाँ पे कस्टमर्स भी दिख रहे हैं आपको, आपका कस्टमर का एक्सेस भी है, आपको रिसोर्स भी वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो रहा है, लोकेशन एडवांटेज आपको मतलब मिल रहा है, तो आप आगे जाओगे। नहीं मिल रहा तो आप अपनी ही कंट्री में रह के एक्सपोर्ट कर दो। अगर मिल रहा है तो आप थर्ड स्टेप पे जाते हो, जो कि है इंटरनलाइजिंग प्रोडक्शन पे, मतलब कि वहां दूसरी कंट्री में जाके आप इंटरनली प्रोड्यूस करोगे। अब इंटरनल प्रोड्यूस करने से आपको फायदा हो रहा है तो आप FDI कर दो, नहीं हो रहा तो आप वहां का लाइसेंस खरीद लो, लाइसेंस ले लो। मतलब अपनी ही डोमेस्टिक कंट्री में बैठे बैठे आप वहां का लाइसेंस खरीद लो, ब्रांड पेटेंट जो भी है वहां का खरीद लो, और वहां से फिर आप एक्सपोर्ट कर दो। अगर सब एडवांटेज मिल रहा है, ओनरशिप भी मिल रहा है, लोकेशन एडवांटेज भी मिल रहा है, इंटरनलाइजिंग प्रोडक्शन का भी एडवांटेज मिल रहा है, तो आप FDI कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और ये PYQs ही हैं जो मैं आपको MCQs दिखा रही हूँ यहाँ पे। Foreign direct investment location in question affects FDI because it combines the unique advantage of which of the following condition? कौन सा एडवांटेज अभी हमने पढ़े? ओनरशिप एडवांटेज, बिल्कुल। नॉलेज एडवांटेज था? नहीं था। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, बिल्कुल भी नहीं था। लोकेशन एडवांटेज था। पहले ओनरशिप एडवांटेज देखा, फिर लोकेशन एडवांटेज, फिर था इंटरनेशनलाइजेशन एडवांटेज, राइट। तो आपका आंसर आएगा ADE यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग FDI इज इनकरेक्ट? अब यहां पे ध्यान देना, इनकरेक्ट पूछा है ना कि करेक्ट। OLI फ्रेमवर्क फोकसेस ऑन ओनरशिप, लोकेशन, इंटरनेशनलाइजेशन एडवांटेज, बिल्कुल सही बात है। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स बाइंग एन एग्जिस्टिंग एसेट इन अ फॉरेन कंट्री। यहीं से पकड़ लिया कि ग्रीनफील्ड तो भाई फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल न्यू होती है, एग्जिस्टिंग में तो ब्राउन फील्ड होती है, तो यही स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। और स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल बाय द गवर्नमेंट रूट, बिल्कुल अभी हमने देखा था, हमने अभी रूट्स में देखा था कि मल्टी ब्रांड में हमें क्या चाहिए, गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट रूट से परमिशन लेनी होती है, वो भी अप टू 51%, यहाँ पे दिख रहा है। और सिंगल ब्रांड में क्या था, हम 100% FDI अलाउड है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, FDI इज प्रोहिबिटेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार्स एंड सिगरेट, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट, थ्योरीज पे आते हैं। ग्रेविटी अप्रोच, कि अगर मिलती जुलती इकोनॉमी है आपकी, इकोनॉमी की साइज जो है, ये डिस्टेंस बिटवीन द कंट्री एक जैसा है, तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। सपोज करो इंडिया और US, इंडिया इकोनॉमी बड़ी है, US की भी इकोनॉमी बड़ी है, तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम आप, और अगर मैं लूँ इंडिया और नेपाल, बेशक उनके बीच में डिस्टेंस कम है, बट इकोनॉमिकली दोनों में बहुत फर्क है। इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी और नेपाल की बहुत छोटी है इन टर्म्स ऑफ GDP। तो आप वहां पे FDI कम करो, करते हैं बट कम करते हैं। तो ये अप्रोचेस आपका क्या बता रही है कि क्या अप्रोच फॉलो करते हैं कि जिससे हम FDI वहां पे ज्यादा हो रही है, वहां पे कम हो रही है, तो क्या अप्रोचेस है वो।
तो ग्रेविटी अप्रोच में हम क्या देख रहे हैं कि वो कल्चरली, ज्योग्राफिकली और इकोनॉमिक के साइज में आपस में रिलेट करती है या नहीं करती। दूसरा आता है डायनामिक मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। इस टर्म से ही पता चल रहा है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, एक्सचेंज रेट। अगर इंडिया ग्रो करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एफडीआई ज्यादा होगी। यानी कि अगर ये स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होंगे तो हमारी एफडीआई भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी। थर्ड इज कैपिटल मार्केट थ्योरी। अब कैपिटल मार्केट में क्या होता है कि आप मतलब ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करोगे जहाँ पे आपको रिस्क कम हो, रिस्क मैनेजेबल हो और रिटर्न आपको ज्यादा मिले। जहाँ पे आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करो, और रिस्क कैसा होना चाहिए, मैनेजेबल होना चाहिए, मैनेज कर सको ऐसा रिस्क होना चाहिए। फोर्थ इज इंस्टीट्यूशनल फिटनेस थ्योरी। यानी कि आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करोगे जहाँ पे जो कंट्री पॉलिटिकली स्टेबल हो, वहां पे कानून स्ट्रांग हो, ठीक है, ऐसी जगह आप इन्वेस्टमेंट करोगे, फिट हो हमारे वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फिट हो वो बिल्कुल, मतलब वो लीगली भी स्ट्रांग होनी चाहिए वो कंट्री, पॉलिटिकली भी स्टेबल होना चाहिए वहां पे, इकोनॉमी भी उसकी स्टेबल होनी चाहिए, आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करोगे। तो ये 4 अप्रोचेस हैं जो बताती हैं कि कैसे एफडीआई करी जाती है। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ऑल्दो आंसर्स विजिबल हैं पर ट्राई कर लेना। सो हमने क्या सीखा कि एफडीआई क्या होता है, मिनिमम 10% तो आपको करना ही करना है। और एक और बात यहाँ पे याद रखना कि वंस एफडीआई ऑलवेज एफडीआई, कंट्रोल देती है एफडीआई, लॉन्ग टर्म कर देते हैं। और एफपीआई को हम क्या बोलते हैं, हॉट मनी बोलते हैं। ओएलआई हमने फ्रेमवर्क देखा, ओनरशिप, लोकेशन, इंटरनेशनलाइजेशन, ये एडवांटेज हमें मिलता है। रूट्स आपके ऑटोमेटिक भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती है। ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड हमने ये भी देखा कि ग्रीनफील्ड में क्या होता है, न्यू फैसिलिटी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ब्राउनफील्ड में आप एक्वायर कर रहे हैं एक्जिस्टिंग फर्म को। प्रोहिबिटेड सेक्टर्स आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉटरी, गैम्बलिंग, एटॉमिक एनर्जी, चिट फंड्स, टोबैको, टीडीआरस, रेलवे ऑपरेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल। सो हम ऐसे ही सीरीज बनाने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल